फलस्तीनियों के खून में रंगे हुए हथियार इसराइल बेचता था और दुनिया खरीदती थी कि इन पे फलस्तीनियों का खून लगा हुआ है। टेस्ट कहाँ किए थे वो सारे हथियार? वो फलस्तीनियों पे टेस्ट किए गए थे ना। और ये आप पिछले 50 साल 60 साल से फलस्तीनियों का खून बहा के वो हथियार टेस्ट करके वो खून उन हथियारों पे लगा के आप दुनिया को बेच रहे थे। अपने हमले के चंद घंटे के अंदर हमास ने जंग की। दुनिया ने कभी पूछा नहीं। इसराइल कहता रहा कि हमने जंग में इनका तजुर्बा किया है। दुनिया ने पूछा नहीं कि आपने कौन सी जंग में किया है, इन पे किनका खून लगा। 15,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया और तकरीबन 2-2.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया। एक के बदले 3 फलस्तीनी रिहा करने पड़ रहे। इसराइल को न सिर्फ ये कि अभी तक शिकस्त हुई है, बल्कि आइंदा भी उसको शिकस्त होनी है। भारत का मीडिया की तो कोई बात नहीं करनी चाहिए, उसको तो मैं कमेंट भी करने लायक नहीं समझता कि मैं उस पर कोई कमेंट करूं, क्योंकि वो लोग तो मैंने तो देखा है कि अगर मैं उनसे ISIS की फुल फॉर्म पूछ लूं तो उनको पता नहीं होती, PLO की फुल फॉर्म पूछ लूं तो इस मीडिया को पता नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे ओस्लो कहाँ है और बेलफोर कौन था, ये सब इन एंकर्स को जो उछल उछल के नाच गा के प्रोग्राम देते हैं, इनके बारे में मैं कोई कॉमेंट नहीं करता। देखिए, अगर आपको याद हो तो आप लोगों को भी मैंने पिछले दिनों जो 8 अक्टूबर से इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ था, 7 अक्टूबर को ये जंग शुरू हुई थी, तो मैंने कहा था कि पहले ही दिन यानी 7 अक्टूबर को हमास ये जंग जीत गया था। अपने हमले के चंद घंटे के अंदर हमास ने जंग जीत ली थी और अगले 40 दिन जो वहशत, बर्बरियत, जुनूनियत और जुल्म इसराइल की तरफ से होता रहा, वो सिर्फ उसकी बौखलाहट, उसकी शिकस्त खुर्दगी और उसके हार को न तस्लीम करने का एक इजहार था कि उसने अपने जुल्म की तमाम हदों को पार करते हुए तकरीबन 15,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया और तकरीबन 2-2.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया और खुसूसन बच्चों और औरतों को, अस्पतालों को निशाना बना के उसने ये साबित किया कि वो जंगी मुजरिम है, उसने एक टेररिस्ट की तरह से एक्ट किया है और वो एक गासिब स्टेट है। इस बात को अपने अमल से इसराइल ने साबित किया और यही उसकी शिकस्त का सबसे बड़ा ऐलान था। अब जो कुछ दुनिया देख रही है, ये वही सब चीज़ें हैं जो हमास ने जंग शुरू करने से पहले प्लान की थी और जिसे हम सब लोगों ने भी उसी वक्त समझ लिया था कि इसका इसका आउटकम होगा। और सारी दुनिया के भी जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल ब्रेन्स हैं, वो ये जानते थे कि हमास का ये स्ट्रेटेजिक हमला इसका अंजाम क्या होगा और ये किस तरीके से अपने आखिर को पहुंचेगा। अभी जिस अंदाज से आप देख रहे हैं कि एक के बदले 3 फलस्तीनी रिहा करने पड़ रहे हैं, सारी दुनिया का दबाव इसराइल के ऊपर है। दुनिया में कोई नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार देने के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाने की बात कर रहा है, कोई यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसके खिलाफ मुस्तकिल करारदादें पास की जा रही हैं। सारी दुनिया उसे जंगी मुजरिम करार दे रही है। मुस्लिम वर्ल्ड ने, ख़ास तौर पर मुस्लिम अवाम ने इसराइली मसनूआत का और उसके प्रोडक्ट्स का जो बाइकाट इस मरतबा किया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आज एक गांव में सड़क चलता हुआ देहाती मुसलमान भी गांव के दुकानदार से कहता है, भैया ये इसराइली प्रोडक्ट तो ना है। और ये तो हिंदुस्तान की बात है, दूसरे ममालिक में KFC और मैकडोनल्ड और इन सब के जितने फ्रेंचाइजीज थे सब बंद हो गए। मुझे ट्यूनिस एंड मोरक्को के में रेस्टोरेंट्स की चेन को मैंने देखा है जो बंद हो गई, जिनके 100-100, 150 वहाँ आउटलेट थे, बंद हो गए। तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हुआ है हर तरह से। यानी आप जिस एंगल से भी देखें, इसराइल को न सिर्फ ये कि अभी तक शिकस्त हुई है, बल्कि आइंदा भी उसको शिकस्त होनी है। देखिए, हमास ये चाहता था कि उसके जंगी कैदी उसको मिले जो 6,000 के करीब हैं, उसमें से 25% करीब तो वो अभी आज़ाद करा लेंगे, जंगी कैदी आज़ाद हों। जो 16 साल से मुहासरा जारी है गज़ा का, वो मुहासरा ख़त्म हो। 1967 का जो
एकॉर्ड था, उस एकॉर्ड के मुताबिक फ़लस्तीन कायम हो, फ़लस्तीनी रियासत कायम हो और दुनिया उस पर बात करे। और चौथा ये कि जो फ़लस्तीनी मुल्क बदर होकर महाजिर की हैसियत से रह रहे हैं वो वतन वापस आए। कौन सा हदफ है जो उसने हासिल नहीं किया? जी, चारों अहदाफ हासिल हो रहे हो, उसको हो रहे। लेकिन 7-8 अक्टूबर को जो सुपर पावर ये कह रही थी बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, वो अब समझौते पे उतर आए हैं। यहाँ तक कि गोलान हाइट्स तक पे बात होने लगी है, जो सीरिया का कब्जा किया हुआ क्षेत्र है, जो इसराइल ने कब्जा लिया था, शायद वो भी छूट जाए। इस जंग में इतना भारी नुकसान इसराइल को हो रहा है। देखिए, जंग तो अभी चलेगी जी, क्योंकि एक ताकत, जैसे आपने फरमाया कि जो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझती रही है, वो ताकत जो ये समझती रही कि उसकी तरफ आंख उठा के कोई देख ही नहीं सकता, और जिसके बारे में सारी दुनिया ने भी ये मफरूज़ा पाल रखा था, और आज हम इसे बड़े यकीन से कह सकते हैं कि ये एक प्रजम्पशन था, मफरूज़ा था कि साहब ये इसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, और इनका इंटेलिजेंस का सिस्टम बहुत फास्ट है, और इनकी फ़ौज में इतना दम है कि चारों तरफ मुस्लिम मुल्कों से घिरे हुए होने के बावजूद इनकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, इनका आयरन डोम इतना सेंसिटिव है कि परिंदा पर नहीं मार सकता। ये सारी बातें कही जाती थी, और इसराइल ये कहता था कि वी आर सेलिंग वॉर टेस्टेड वीपन्स, हम जंग में इस्तेमाल का तजुर्बा किए हुए हथियार दुनिया को बेच रहे हैं, और दुनिया ये हथियार इसलिए खरीदती थी कि ये जंग में तजुर्बा किए हुए इंतहाई मौलिक हथियार हैं जो इसराइल बेच रहा है। इसी बुनियाद पे दुनिया भी खरीदती थी। यानी फलस्तीनियों के खून में रंगे हुए हथियार इसराइल बेचता था और दुनिया खरीदती थी कि इन पे फलस्तीनियों का खून लगा हुआ है। टेस्ट कहाँ किए थे वो सारे हथियार? वो फलस्तीनियों पे टेस्ट किए गए थे ना। और ये आप पिछले 50 साल 60 साल से फलस्तीनियों का खून बहा के वो हथियार टेस्ट करके वो खून उन हथियारों पे लगा के आप दुनिया को बेच रहे थे, और दुनिया खरीद रही थी। तब आपने कभी पूछा नहीं कि वॉर टेस्टेड का क्या मतलब है? आपने कहां पे टेस्ट किए हैं, कौन सी वॉर में टेस्ट किए? दुनिया ने कभी पूछा नहीं। इसराइल कहता रहा कि हमने जंग में इनका तजुर्बा किया है, दुनिया ने पूछा नहीं कि आपने कौन सी जंग में किया है, इन पे किनका खून लगा है। आज आपने ये देखा कि वो फलस्तीनियों के खून में रंगे हुए हाथ से जो पूरी दुनिया के पास जो हथियार हैं, आज उन हथियारों की सप्लाई उस तरह नहीं हो सकती जैसे 7 अक्टूबर से पहले हो रही थी। लेकिन जिस तरह भारत का रुख शुरुआत में फलस्तीन के लिए कुछ और था, इसराइल के लिए कुछ और था, और अब जो समझौते पे फलस्तीन के समर्थन में वोट किया है भारत ने, इसे आप कैसे देखते हैं? दियारंज खुद बुतों ने तो खुदा याद आया। भाई हमास को तो खुदा याद था, और वो खुदा को याद दिला रहा था, और सारी दुनिया को खुदा याद दिला रहा था, और सारी दुनिया ने खुदा को याद कर लिया। तो जिनको बुतों से थी मोहब्बत, उन्होंने बुते जन्नार की तारीफ में गुलाबे मिलाए, लेकिन अगले दिन जब पता चल गया कि इस बुत का सर तो कलम हो गया, तो खुदा याद आ गया। तो अब जब खुदा याद है तो फिर अल्लाह अल्लाह हो रही है। जो 2 स्टेट थ्योरी की बात हो रही है कि फलस्तीन एक सेपरेट स्टेट होगा और इसराइल एक सेपरेट स्टेट होगा, ये बात अब भारत भी करने लगा है। तो क्या ऐसा लगता है कि इस बार ये सब हो जाएगा जो 2 स्टेट थ्योरी है? देखिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी 1951 ऑनवर्ड 2 स्टेट की ही है, और आप सही मानों में देखें तो 2 स्टेट थ्योरी का कंसेप्ट ही भारत से गया है। जी। जवाहरलाल नेहरू जब पहले प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा मुल्क के थे, तो यूनाइटेड नेशंस में ये कॉन्सेप्ट देने वाले मुल्कों में से एक मुल्क भारत और जवाहरलाल नेहरू भी था। और भारत ने तब से लेके आज तक 2 स्टेट थ्योरी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी उसको डिनाई नहीं किया। ये बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग ये तो जानते नहीं कि फलस्तीन और इसराइल का मसला क्या है। उनको सिर्फ एक बात याद रहती है कि चूंकि आरएसएस और बीजेपी पैदाइशी तौर पर, खल्की तौर पर एक कंजेनाइटली एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम एंटिटी हैं, बगैर किसी शक व शुबे के कहा जा सकता है कि बीजेपी और आरएसएस एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम तंजीमें हैं जो सारी दुनिया में इसी हैसियत में जारी जाती हैं। तो वो दुनिया में जहां कहीं कोई एंटी इस्लाम या एंटी मुस्लिम एक्टिविटी होती है उसको सपोर्ट करते हैं।
इसके नतीजे में इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे और कर रहे हैं। जी। हालांकि इसराइल पिट रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसको सपोर्ट कर रहे हैं, चूंकि आरएसएस को प्रो इसराइल रहना है। और हुकूमत चूंकि बीजेपी की है, इसलिए वो कंजेनाइटली और खल्की तौर पर बाय डिफॉल्ट प्रो इसराइल है। अब प्रो इसराइल हुकूमत जो स्टेटेड पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी है हमारी, तो जो पिछले 75 साल की पॉलिसी है, उससे डेविएट नहीं कर सकती किसी कीमत पे भी। आपका लाख दिल चाहता हो कि हम इसराइल के हक में जाएं और टू स्टेट थ्योरी को कह दें कि नहीं, कोई फलस्तीन नहीं होगा, तो आप दुनिया में एशिया में नहीं, दुनिया में अलग थलग खड़े हो जाएंगे और लोग आपकी तरफ देखेंगे और मजाक उड़ाएंगे आपका कि ये क्या हो गया, दीवाने हो गए हैं, क्या हो गया है ये। तो इसलिए हमको तो चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, हम टू स्टेट थ्योरी से डेविएट नहीं कर सकते। ये बात बीजेपी की इस सरकार को भी समझा दी गई और समझ लिए, इसलिए हम टू स्टेट थ्योरी के साथ ये भी खड़े।